बच्चों आपने देखा कि चौथे पद में क्या हुआ था, फिर देख लो एक बार। चौथे स्टेप में जो एक अणु था फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का, ये तीन कार्बन वाली शर्करा में टूट गया था ना। एक क्या थी 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और एक था डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। लेकिन मैंने क्या कहा था, यहाँ पे एंजाइम था एल्डोलेज और 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का जो एक अणु तो ऐसी रहेगा ना, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का एक अणु जो यहाँ पर बना था ना, ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में। ठीक है, तो पांचवें पद में हमने क्या लिखा था, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के दो अणु, अब दो हो गया ना, एक पहले से बना था, एक क्या हो गया डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो भी इसमें बदल गया, तो दो अणु हो गए ना इसके 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के। तो अब फिफ्थ स्टेप देखिए, आप कौन सा स्टेप देखेंगे, अब आप फिफ्थ स्टेप देखेंगे। अब इसी को लेकर हमने चलना है, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ये एक ट्रायोज है, 3 कार्बन वाली ये शर्करा है और इसमें तीसरे कार्बन पर क्या है, फॉस्फेट है। तीसरे कार्बन पर क्या है, फॉस्फेट का अणु है। तो अब मैं लिख रही हूँ कि ये किस में क्या होगा, अगला जो स्टेप आएगा वो क्या होना है, मतलब यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो चलिए 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड मैंने लिख ही दिया है, दो अणु, इसकी क्रिया होती है फास्फोरिक एसिड से, H3PO4 फास्फोरिक एसिड है ना। अब ध्यान दो कितना आसान है, देखो रटना भी नहीं है, दो अणु है ना, तो एक अणु के लिए एक फास्फोरिक अम्ल चाहिए कि नहीं, तो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के लिए 2 फास्फोरिक अम्ल चाहिए कि नहीं चाहिए, एक के लिए एक चाहिए ना, दो अणु है तो ये भी तो 2 ही होंगे, 2 लिख दो आगे से, ये भी 2 ही अणु भाग लेंगे, है ना। अब फास्फोरिक अम्ल में भी फॉस्फेट है, तो 2 अणु है तो 2 फॉस्फेट हो गए ना। तो ये 2 जो फॉस्फेट है यहाँ पर, ये चीज ध्यान रखना, ये भी क्या होंगे। अब ये देखो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड क्या था, 3 कार्बन वाला था ना, और 3 पर पहले ही फॉस्फेट है, ये 1, 2 और 3 3 कार्बन वाली शर्करा तो है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ट्रायोज है एक ही, है ना। तो ये जो फास्फोरिक अम्ल एक अणु का मैं बता रही, जो एक अणु के साथ होगा वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी होगा, समझ गए मेरी बात को। तो फास्फोरिक अम्ल से ये फॉस्फेट निकल जाएगा और ये फॉस्फेट निकल करके 1 कार्बन पे चला जाएगा। किस पे चला जाएगा, 1 कार्बन पर। तो क्या बन जाएगा, अब देखो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड तो ये रहेगा ना, ग्लिसरॉल्डिहाइड तो ऑलरेडी है हमारा, 3-फॉस्फो इसलिए कहा कि 3 कार्बन पर फॉस्फेट है, अब 1 पर भी चला गया, तो क्या नाम हो जाएगा भाई इसका, 3-फॉस्फो नहीं बोलोगे इसको आप कहोगे आप 1,3, क्योंकि 1 पे भी है, जैसे वहाँ होता ना 1,6 डाइफॉस्फेट फ्रक्टोज में, 1 पे भी क्या था, 6 पे भी, तो 1,6 कॉमा लगा के लिखते हैं, ऐसे यहाँ पर 1,3 कॉमा लगाना है बीच में, और डाइफॉस्फेट, डाई माने 2 हो गए ना, तो 1,3 डाइफॉस्फो, ये देखो 1,3 डाइफॉस्फो, बाकी यही रहेगा क्या, है ना, ग्लिसरॉल्डिहाइड, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 1,3 शॉर्ट में डाई, ये देखो PgAl, है ना, सॉरी पी नहीं लिखा मैंने, डाइफॉस्फो PgAl लिखते हैं, PgAl का मतलब होता है शॉर्ट में ये है ना, PgAl, ये कहता है फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड शॉर्ट में। मैं पूरा लिख रही हूँ ना अभी, अब आप समझाने के लिख रही हूँ, तो क्या बन गया 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। अब एक अणु जब होगा तो एक अणु के साथ तो ये 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बना ना, तो 2 अणु है इसके, तो ये भी तो 2 ही बनेंगे फिर, समझ रहे मेरी बात को। अब तो 2 अणु बनेंगे हर चीज के, इसीलिए 2 अणु फास्फोरिक अम्ल के भी हमने लिए। तो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का कुछ नहीं हुआ, यहां पर भी आप कह सकते हैं कि फॉस्फोरिलेशन हो रहा है। कैसे फॉस्फोरिलेशन हो रहा है, क्योंकि फास्फोरिक अम्ल ही टूट करके जो फॉस्फेट था वो 1 कार्बन पे चला गया इस ट्रायोज शर्करा के, फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के। तो क्या बन गया, आपको नाम कुछ नहीं, ग्लिसरॉल्डिहाइड वही रहेगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है। बस जहां जहां तुम फॉस्फेट ग्रुप देख रहे हो ना, चाहे ATP हो चाहे फास्फोरिक अम्ल हो, तो फॉस्फेट निकाल दो और उस फॉस्फेट को इसी पर अटैच कर दो, किसी ने 1 पे या 3 पे, जिस पे भी होगा, बीच में नहीं जाता, ये तो आखिरी में जाएगा, ये पहले में जाएगा, ये भी बात समझ में आ रही है। 3 पर ऑलरेडी है तो 2 पे नहीं जाएगा, अभी फिलहाल 1 पे जाएगा। 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड कितने मोल बन गए,
2 मोल, 2 अणु बन गए, तभी तो 2 लिए, सब 2 2 चल रहा है ना अभी। जो एक के साथ होगा मैं कह रही हूँ, मगर अब एक को लेके चलती हूँ तो सेम तो दूसरे के साथ भी होगा। चलिए अब लिखो 5 पद हो गए। छठवां पद, यहाँ पे कोई एंजाइम की कोई खास आवश्यकता नहीं होती है, समझ गए मेरी बात को, कोई एंजाइम की ज़्यादा आवश्यकता यहाँ पे नहीं है क्योंकि फास्फोरिक अम्ल भाग ले रहा है। ठीक, अब मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे 1,3 डाई, पूरा लिखना पड़ रहा, देखो फास्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, अब ये बार बार मैं इसीलिए 2 मोल लिख दे रही हूँ, 2 मोल, बार बार 2 अणु लिख रही हूँ। तो 1,3 डाई फास्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड लिखा है ना मैंने। कौन सा पद है ये? छठवां पद, 6th स्टेप है 1,3 डाई फास्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड का। अब क्या होता है छठवें पद में? 5वां पद समझ में आ गया आपको? तो 1,3 डाइफास्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है, अब क्रिया करके जो भी है यहाँ पर भाग लेता क्या है, पहले ये देखो, और क्या चीज यहाँ पर बनता है। इस छठवें पद में एक यहाँ पर क्या भाग लेता? हाइड्रोजन ग्राही। क्या भाग लेता है? एक कोएंजाइम होता है, इसको हम हाइड्रोजन ग्राही भी कहते हैं, और उसका नाम है NAD। क्या है पूरा नाम? क्या है इसका? निकोटिनेमाइड। क्या है? निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई, वही न्यूक्लियोटाइड, डाई न्यूक्लियोटाइड, यानी निकोटिनेमाइड एडेनिन बेस एंड डाई न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ। तो निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, NAD शॉर्ट में कहते हैं। नाम पता होना चाहिए 1 नंबर में आता क्या है पूरा नाम, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ये भाग लेता है। अब क्योंकि कितने अणु हैं यहाँ पर? 2। कितने अणु हैं? 2। तो ये भी कितने होंगे? 2 ही तो चाहिए हमें, NAD भी, है ना। तो ये एक तरह से यहाँ पर ये हाइड्रोजन ग्राही का काम करता है, ये को एंजाइम होता है और हाइड्रोजन ग्राही का काम करता है। काम क्या होता है NAD का? मेरे को ध्यान से सुनिएगा। ये NAD क्या करता है, जब क्रिया जिससे भी इसकी हो रही है, ये उसी में से 2 हाइड्रोजन निकाल देता है। कितने? इस एल्डिहाइड से क्या कर देगा ये? 2 हाइड्रोजन को निकाल देगा। तो अब जरा देखिए क्या बनेगा। जब ये हाइड्रोजन को निकालेगा तो अपने में तो ग्रहण करेगा, तो हाइड्रोजन को लेने से क्या होता है? अपचयन होता है ना, तो NADH2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NADH2। ऐसा लिखा होता है किताबों में, या लिखा होता है NAD2H, एक ही बात है। आप सीधे NADH2 लिखो, NADH2, या NAD2H भी लिख सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि इस NAD था ही, 2 हाइड्रोजन ले लिए तो H2 जोड़ दो ना, इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो ये अपचयित हो गया ना, इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया, तो NAD ये अपचयित अवस्था, रिड्यूस फेज में है ये। इसने 2 हाइड्रोजन को ले लिया है, तो इसने इससे 2 हाइड्रोजन निकाल दिए ना। आप समझ रहे हैं बात को? इस एल्डिहाइड से 2 हाइड्रोजन NAD निकाल दिए हैं, है ना। तो NADH2 बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अब एक अणु, 2 अणु हैं, तो ये भी 2 ही तो बनेंगे। हम तो एक का दिखा रहे हैं, तो 2 एक साथ दिखा दो, चलो 2 NADH2 बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो अगर इससे 2 हाइड्रोजन निकल गए और 2 NADH2, 2 NADH2 इसलिए दिखा रहे ना हम कि ये 2 हैं, एक के साथ जो होगा मैं बार बार कह रही, दूसरे के साथ वही होगा। जब मैं नहीं लिखती हूँ 2 मोल, चलो एक ही लिखती हूँ मान लो, तो 1 NAD बनेगा ना, फिर दूसरे अणु के साथ भी तो वही होगा, फिर 2 NADH2 बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो फिर से, है ना, कि यहाँ पर हो क्या रहा है, डिहाइड्रोजनेशन की क्रिया। अब आप कहोगे कि ये डिहाइड्रोजनेशन की क्रिया क्या होती है? इसको कहते हैं विहाइड्रोजनीकरण। जब हाइड्रोजन को निकालना हो, क्या करना हो? किसी भी पदार्थ से हाइड्रोजन को रिलीज करना हो, हाइड्रोजन को निकालना हो, उस क्रिया को कहते हैं विहाइड्रोजनीकरण, या उस क्रिया को कहते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। वो क्रिया का नाम है डिहाइड्रोजनेशन। तो जब जब मैं कहूं कि डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, इट मीन हाइड्रोजन निकल रहे हैं बाहर। ठीक है, डिहाइड्रोजनेशन का मतलब है आप क्या कर रहे हो, यहां से हाइड्रोजन को रिलीज कर रहे हो। तो हाइड्रोजन निकालने को क्या कहते हैं? डिहाइड्रोजनेशन, या हिंदी में विहाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजन निकल गए, और हाइड्रोजन जब निकलेंगे तो उनको लेने के लिए कोई ना कोई तो हाइड्रोजन ग्राही होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ग्राही कौन है? NAD। ध्यान रखना आपको कि क्या हुआ तो हाइड्रोजन, अरे यही वो हाइड्रोजन के परमाणु हैं जो आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाके आपको ऊर्जा देंगे। ठीक है, भोजन की ऊर्जा यहाँ भी हाइड्रोजन में भी होती है बहुत ज़्यादा ऊर्जा, ये मैं बाद में समझाऊंगी। पहले छठे स्टेप में मैंने क्या कहा
कि जो दो अणु थे 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के, इनकी क्रिया होती है NAD से। ये NAD क्या करेगा, इससे हाइड्रोजन को निकाल देगा। ये क्रिया हाइड्रोजनीकरण की है, डिहाइड्रोजनेशन की है, और NAD स्वयं अपचयित हो जाएगा NADH2 में। तो अब देखो क्या बचा, इसमें से एल्डिहाइड हाइड्रोजन निकल गया ना, कुछ भी नहीं है इसमें, ये बच गया। यहाँ पर क्या बचा, ये एरो यहाँ मैं लिख के आ रही हूँ। 1,3 फॉस्फेट पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो 1 पे फॉस्फेट ऑलरेडी है, 2 पे भी ऑलरेडी है, तो 1,3 वही डाइफॉस्फो, वही लिखा ना मैंने, 1,3 डाइफॉस्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड की जगह मैंने लिख दिया ग्लिसरिक एसिड। कुछ भी नहीं, देखो क्या रटना है इसमें। 1,3 डाइफॉस्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड था ना, एल्डिहाइड से हाइड्रोजन निकल गया तो फास्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। एल्डिहाइड से हाइड्रोजन निकल गया तो ग्लिसरिक अम्ल बन गया ना। 1 वैसा ही है फॉस्फेट, 3 पे भी वैसा ही है फॉस्फेट, देखो यहाँ डाइफॉस्फो भी वैसे ही है, डाई माने 2 फॉस्फेट हैं ऑलरेडी, बस ग्लिसरॉल्डिहाइड की जगह आपने क्या कर दिया, ग्लिसरिक एसिड। समझ में आया क्या कर दिया। और कितने, ये भी बार बार मैं लिख रही हूँ, हर जगह में 2-2 लिख रही हूँ, 2-2 मोल बस, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछती हूँ यहाँ पर एंजाइम क्या होगा। अब आप सोचो ना, अपने दिमाग में सोचो, क्रिया क्या है। मैंने क्या कहा, एंजाइम का नाम उसी तरह पड़ता है जो क्रिया उसी, जैसे आइसोमेराइजेशन की क्रिया थी तो एंजाइम का नाम आइसोमेरेज था। अब यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन की क्रिया हो रही है ना, तो एंजाइम का नाम क्या होगा, क्या होगा एंजाइम का नाम, अरे एज तो लगाना है, डिहाइड्रोजिनेज। क्या हो गया एंजाइम का नाम, डिहाइड्रोजिनेज। क्या हो गया, डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रो, एक मिनट है, ये जो आवाज आ रही है मैं थोड़ा बंद करती हूँ दरवाजा। ठीक है, तो क्या हो गया एंजाइम का नाम भी डिहाइड्रोजिनेज। अब ये देखो, पूरा नाम लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे, किसका डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, किसका हो रहा है बताइए डिहाइड्रोजनेशन, इस डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का। तो बस कुछ भी नहीं करना है, पूरा नाम क्या हो गया एंजाइम का, यही लिख दो ना, डाइफॉस्फो, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, है ना, GAL, फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। पूरा नाम देखो ना, डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। बस जिसका हो रहा ना डिहाइड्रोजनेशन, उसी का नाम लिख दो पूरा बस। तो डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का नाम हो गया। और छठवें पद में क्या बन गए, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 अणु बन गए। ठीक है, अब देखो बच्चों 7वां पद, यहाँ पे ध्यान रखना अभी कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में मैंने शुरू में क्या बताया था कि सिर्फ 2 ATP बनते हैं, सिर्फ क्या बनते हैं, 2 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं। लेकिन क्या यहाँ पर 2 ATP अभी तक बने, नहीं बने। आप कहोगे हाँ बने तो नहीं, पर यूज जरूर हो गए। कहाँ यूज हुए, एक पहले पद में हुआ जो ग्लूकोज से क्रिया हुई, याद आ रहा, एक थर्ड स्टेप में हुआ जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की ATP से क्रिया, तो 2 ATP यूज हो गए यहाँ पे देखो, और बना एक भी नहीं अभी। तो इसका मतलब आगे कहीं कोई स्टेप होगा जहां बनना तो है वही 2 ATP। ठीक है, अब ध्यान दो, 7वें पद पे आ जाइए। ठीक, 7वां बहुत इंपॉर्टेंट पद है ग्लाइकोलिसिस का। कैसे है यही लिख लो पहले, 1,3 क्या, डाइफॉस्फो क्या, ग्लिसरिक एसिड, 2 मोल, कितने, 2 अणु लिख दिए मैंने, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 अणु लिख दिए मैंने इसके। चलिए अब क्या होता है इसमें, इस स्टेप में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अभी तक ATP से क्रिया हो रही थी 2 पद में, यहां पर क्रिया होती है ADP से प्लस ADP। ध्यान दो क्या लिखा मैंने, प्लस 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल की क्रिया होती है ADP से, किससे, ADP। अब 2 मोल है तो ADP भी कितने कर दो, 2। ADP समझ रहे हैं, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, 2 ही फॉस्फेट वाला है। अच्छा अब चलिए क्या बनेगा जरा ध्यान देना अब है। 1,3 बहुत आसान है, अगर रटोगे ना तो नहीं आएगा समझ में, समझोगे तो बहुत जल्दी आप ये सारे पद लिख पाओगे। और परीक्षा में जरूर आता है ग्लाइकोलिसिस के विभिन्न पद लिखिए, तो रटने की जरूरत ही नहीं आपको, मैं बताता रही हूँ, जो आप मैं कह रही हूँ समझो आप। अब देखिए 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ना, ठीक, 1 पे भी फॉस्फेट है, 3 पे भी फॉस्फेट है, ये क्लियर हो गया। जैसे आप देख रहे थे ना ATP से क्रिया हो रही थी, तो ATP से जब क्रिया हो रही तो एक फॉस्फेट निकल रहा था ना, और एक फॉस्फेट निकल करके किस में चेंज हो रहा था, ADP में।
हो रहा था कि नहीं? ये देखो ना, शुरू में किसमें एटीपी से क्रिया जब जब होगी तो एडीपी तो बनेगा, एक फॉस्फेट निकल जाएगा, इस पर चला जाएगा। लेकिन अब उल्टा हो रहा है, अब क्या हो रहा है? एडीपी से क्रिया हो रही है। तो एडीपी से क्रिया का मतलब ये है कि एडीपी तो एटीपी में ही बदलेगा, जाहिर है, एंड प्रोडक्ट एटीपी तो होगा, एडीपी है तो एटीपी बदलेगा ना। इसका मतलब एटीपी कैसे बना भाई? इसका मतलब एक फॉस्फेट कहीं से निकला इसमें, तभी तो एटीपी बना। एडीपी में डाइफॉस्फेट, 2 ही फॉस्फेट थे, तो एक फॉस्फेट और आया तभी तो एटीपी बना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना कि नहीं? समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसका मतलब कहाँ से निकला? इसी से तो निकला, ठीक है। तो इसमें से 1 कार्बन का फॉस्फेट, कौन से कार्बन का? 1 कार्बन का फॉस्फेट निकल जाता है और एडीपी से जुड़ जाता है, तो बन गया एटीपी। तो बचा क्या भाई? खुद बताओ, बचा क्या? 1 वाला निकल गया तो खाली 3 बचा ना, तो 3। अब डाई नहीं बोलोगे, क्यों नहीं बोलोगे डाई? 2 कहाँ है? 1 तो चला गया, 1 ही तो बचा। इसको आप कहोगे 3 क्या? डाई हटा दो, वही 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, यही तो हो, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, और प्लस एटीपी। तो अब क्लियर हुआ? देखो कितना आसान है। एडीपी 7वें पद में, इसका मतलब 7वां पद क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी पद में बना एटीपी, ध्यान दो, ठीक है। तो बस 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में 2 एटीपी से क्रिया भी एडीपी, एटीपी के 2 ही तो बनेंगे एटीपी। यहाँ पे देखो मैंने 2 लिख दिया क्योंकि 2 ही मोल चल रहे हैं हम, और 1 कार्बन का फॉस्फेट निकल गया, तो बचा क्या? 3 डाइफॉस्फो मत कर दे, डाई लिखोगे तो 2 कहाँ है भाई? 1 ही तो बचा। तो 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, नाम वही है, कुछ नहीं रटना आपने बच्चों, वही नाम है, बस ये जरा समझ जाओ तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। जहाँ हाइड्रोजन निकल रहे, क्या हो रहा है, सब पता चल रहा है, कहाँ पर फॉस्फेट निकल रहे। तो 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मोल हो गए ना। अच्छा चलिए, अब यहाँ पर एटीपी प्रोड्यूस हुआ, क्या प्रोड्यूस हुआ? एटीपी। तो फिर देखो, जहाँ जहाँ मैंने कहा कुछ मत करो, जहाँ जहाँ आपको लग रहा है चाहे एटीपी से क्रिया हो रही, चाहे एटीपी बन रहा है, तो हर बार क्या आ रहा है? काइनेज एंजाइम होता है ना। क्या एंजाइम होता है बच्चों? काइनेज। और पूरा नाम अगर मैं कहूँ इसका 2, जैसे वहाँ हेक्सोकाइनेज था, फॉस्फोफ्रूटोकाइनेज था, तो यहाँ पर क्या होगा? काइनेज किससे बनी ऊर्जा? इससे बनी ना, तो नाम क्या हो गया? फॉस्फोग्लिसरिक काइनेज। पूरा नाम ये देखो, वही नाम लिख दिया मैंने, क्या लिखूंगी मैं इसका नाम? फॉस्फोग्लिसरिक काइनेज, पूरा नाम, बस इसको वही लिख दो, फास्फोग्लिसरिक काइनेज या फास्फोग्लिसरोकाइनेज, जो लिखना लिख दो, है ना। फास्फोग्लिसरोकाइनेज या फास्फोग्लिसरिक काइनेज हो गया। यहाँ पे 2 एटीपी 7वें पद में। चलिए आगे ना समझ में आता। 8वां पद देख लीजिए, 8वें पद में क्या होगा? फिर मैं लिख रही हूँ, देखो 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड 2 मोल, हर जगह देखो 2 मोल लिख दिया मैंने, 3 फास्फोग्लिसरिक के 2 मोल। अच्छा, इस स्टेप में थोड़ा यहाँ कर दूं, ये जगह नहीं है। 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड के 2 अणु हो गए। अब यहाँ कुछ नहीं होता है, फिर ये आइसोमेराइजेशन की क्रिया है। अब देखो, फिर अब खुद सोचो, ये आइसोमेराइजेशन की क्रिया है, मतलब इसमें सेम सूत्र रहेगा लेकिन आगे पीछे चेंज हो जाएंगे मूलक की स्थिति। जो ग्रुप होता है ना, चाहे हाइड्रोक्सिल कोई भी ग्रुप, उसकी स्थिति चेंज हो जाएगी, एल्डिहाइड है कुछ भी। तो 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड अपने ही एक आइसोमर, कौन है इसका आइसोमर? कुछ नहीं है, वही लिख दो, मैं बताती हूँ, कुछ भी नहीं होना यहाँ पे। 3 कार्बन पर जो फॉस्फेट था ना, क्योंकि शर्करा तो 3 ही कार्बन वाली है ना अभी तक, 3 ही कार्बन वाली शर्करा तो है ये सारी जो अभी तक चल रहे हैं सारे आपके। तो बस जो 3 पर फॉस्फेट है ना अभी तक, ये देखो, सॉरी, 3 कार्बन पर फॉस्फेट अटैच है कि नहीं है? देखो यहाँ 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड तभी तो है, तो कुछ भी नहीं होता है। ये 3 कार्बन वाला फॉस्फेट निकल करके 2 कार्बन पे आ जाता है। देखो कितना आसान है समझना। 3 कार्बन वाला फॉस्फेट निकल करके कहाँ चला गया? 2 कार्बन वाले फॉस्फेट पर, क्या बन गया फिर? वही नाम तो वही रहेगा, 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड। कुछ भी नहीं हुआ, देखो 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड आइसोमेराइजेशन की क्रिया के द्वारा अपने ही आइसोमर 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड में बदल गया। तो सिर्फ फॉस्फेट चेंज हुआ, 3 से 2 में आ गया, तो 3 फास्फो की जगह 2 फास्फो हो गया। समझ आ गई इतना? अब यहाँ पर क्रिया क्योंकि आइसोमेराइजेशन की हो रही है, कितना आसान है, देखो हो रही है आइसोमेराइजेशन क्रिया, तो एंजाइम भी क्या हो जाएगा? वही आइसोमेरेज। और आइसोमेराइजेशन इसका हो रहा ना, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा एंजाइम का? फॉस्फो, बोलो, फॉस्फोग्लिसरो आइसोमेरेज। क्या हो जाएगा? या फास्फोग्लिसरिक
आइसोमेरेज भी इसको आप कह सकते हैं। या अगर आपको कन्फ्यूज़न है यहाँ पर कि भाई ये तो एक जैसा ही हो रहा है, तो यहाँ पर आप म्यूटेज एंजाइम भी कह सकते हैं, है ना, फॉस्फोग्लिसरिक म्यूटेज, है ना, आइसोमेराइजेशन। क्योंकि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वास्तव में ये आइसोमेराइजेशन तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर तो 3 कार्बन का 2 कार्बन पे चला गया ना, 3 कार्बन का केवल फॉस्फेट की स्थिति बदली, उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप की नहीं बदली। तो आइसोमेरेज की जगह क्या यहाँ पे सही कहना होगा एंजाइम को? म्यूटेज एंजाइम। क्या कहेंगे इसको हम? म्यूटेज। पूरा नाम क्या हो जाएगा? फास्फोग्लिसरिक म्यूटेज। इसी का तो हो रहा है, फास्फोग्लिसरिक म्यूटेज एंजाइम हो गया 8वें पद में, और बन गया 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड। कितना आसान है। कितने मोल? 2 मोल। ठीक है, 8वें पद में 2-फास्फोग्लिसरिक अम्ल बन गया। अब आया 9वां पद, देखो 10 होने वाले हैं। 9वें पद में क्या था? 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड के कितने? 2 मोल। 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मोल तो बच्चे 9वें पद में, यही तो है। अब इसका क्या होगा? अब ध्यान दो, ये है डिहाइड्रेशन की क्रिया। यहाँ पर अब डिहाइड्रेशन क्या हुआ बच्चों? निर्जलीकरण क्या होता है आप भी तो समझते होंगे। निर्जलीकरण का मतलब होता है जल का निकल जाना। क्या होता है? जल का। इसका मतलब इससे जो है जल निकल जाएगा ना, यही तो मतलब है। इससे जल का एक अणु निकल जाएगा। क्लियर हो गया? तो निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन में होता है जल निकलना, और हाइड्रेशन में होता है जल जुड़ना। तो ये तो डिहाइड्रेशन है। जैसे डिहाइड्रोजिनेशन था ना, हाइड्रोजन निकलना, ऐसे डिहाइड्रेशन का मतलब जल का निकल जाना। ठीक हो गया? तो अब ये जो आपको यहाँ पर 2-फास्फोग्लिसरिक अम्ल के 2 अणु दिख रहे हैं ना बच्चों, 2 ही लेके तो चल रहे हैं। तो यहाँ पर पानी का एक अणु निकलेगा, ये हमने निकाल दिया, पानी निकल गया। तो 2 वैसे 2 निकलेंगे, 2 अणु से 2 ही तो निकलेंगे। और ये चेंज हो गया, फॉस्फेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, फॉस्फेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो 2, देखो कितना आसान रटना, फॉस्फो इनॉल पायरुविक एसिड। क्या बोला मैंने अभी? जल का एक अणु यहां से निकल गया, 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड से जल का एक अणु निकल गया और बन गया 2-फास्फो। 2 पे तो फर्क नहीं पड़ा ना, फॉस्फेट अभी अटैच है यहाँ। फॉस्फो 2-फास्फो इनॉल पायरुविक एसिड, 2-फास्फो इनॉल पायरुविक एसिड के 2 अणु बन गए। क्लियर हुआ कि नहीं? 9वां पद ये था, 2-फास्फो इनॉल पायरुविक एसिड का 2 अणु बन गए। और एटीपी आपने कहां पर देखा था? 7वें पद में 2 एटीपी बन चुके हैं। 7वें पद में 2 एटीपी बन चुके हैं। 9वें पद में 2-फास्फो इनॉल पायरुविक एसिड। इनॉल पायरुविक एसिड है तो एंजाइम का नाम हो गया इनोलेज। इनोलेज कौन सा एंजाइम है यहाँ पर? इनोलेज एंजाइम। ठीक है, अब आया आपका 10वां पद, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट पद है ग्लाइकोलिसिस का 10वां। तो क्या था वो? 2 बोलो, फॉस्फो इनॉल, मन के अंदर बोलो, पायरुविक एसिड, है ना, 2 मोल है। ये तो था 9वें पद में बना हुआ, 2-फास्फो इनॉल पायरुविक एसिड था ना। तो अब जरा देखो हमने क्या कहा था, अब रटना है आपको क्या? आखिरी पद तो आप भी समझते हो क्या होगा। आखिरी पद में क्या बोला था मैंने शुरू में? ग्लूकोज का एक अणु बदल जाता है 2 पायरुविक अम्ल में, याद है? तो भाई आंख बंद करके आप लिख सकते हो ना, पायरुविक एसिड के 2 मोल यहाँ पर बनेंगे 10, क्योंकि इसके बाद क्या बनेगा? यही तो होगा लास्ट में। तो 2-फास्फो इनॉल पायरुविक एसिड अंतिम पद में 2 पायरुविक अम्ल में बदल गया। साथ में क्या बनेगा जरा मुझे बताओ, खुद पता चल लगा दो। 2 पर फॉस्फेट था ना, था, तो ये फॉस्फेट तो हटाना पड़ेगा, तभी तो पायरुविक अम्ल बना। पायरुविक अम्ल में तो कोई फॉस्फेट नहीं होता। तो ये 2 कार्बन पर जो फॉस्फेट था ना इस इनॉल पायरुविक एसिड में, ये फॉस्फेट कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो भाई हमेशा याद रखो, फॉस्फेट को लेने के लिए हमेशा एडीपी होता है। क्या होता है? एडीपी। तो 2 हैं तो ये भी 2 चाहिए, ये भी 2 हो गए, तो 2 एडीपी यहाँ पे यूज होगा। ये एडीपी क्या करेंगे? इन दोनों अणुओं के फॉस्फेट को ले लेंगे, एक एडीपी लेगा, एटीपी बन जाएगा। ऐसे दूसरा एटीपी दूसरे अणु का लेगा तो एक एटीपी और बनेगा। तो क्या हो गया? +2 एटीपी। ये देखो अब +2 एटीपी और पायरुविक अम्ल की अंतिम पद हो गया, बन तो गया। एक ग्लूकोज कण अंत में 2 पायरुविक अम्ल में बदल तो गया। तो यहाँ पर एंजाइम कौन सा होगा फिर बताओ मुझे? वही काइनेज। क्या होगा एंजाइम? जहां जहां एटीपी बने यूज हो काइनेज। तो किसका? पायरुविक एसिड काइनेज बोल सकते हो। तो क्या बोलेंगे पूरा नाम? पायरुविक एसिड काइनेज। नहीं हो रहा तो काइनेज लिख दो।
अब देखो आप, ठीक है, अब आप यहाँ पर सवाल उठाओगे, मैंने क्या कहा था, ग्लाइकोलिसिस क्रिया में क्या था, एक ग्लूकोज का अणु, एक मोल ग्लूकोज का, एक मोल ग्लूकोज किसमें बदल गया, 2 पायरुविक एसिड में। यही तो कहा मैंने आपसे, 2 अणु क्या बन गए, पायरुविक एसिड के बन गए ना। और मैंने ये भी कहा था कि ग्लाइकोलिसिस में सिर्फ 2 एटीपी बनते हैं। कितने एटीपी बनते हैं, 2, ये कहा था। अब आप क्या कहोगे कि भाई 7वें पद में 2 एटीपी बने, और यहाँ तो आप कहोगे अरे 10वें पद में भी तो 2 एटीपी बन रहे हैं, उससे कुछ नहीं होता, ये चक्र चलता रहता ना। तो 2 एटीपी जो यहाँ कुल मिला के कितने हो गए ग्लाइकोलिसिस में, बताओ, 4 एटीपी, याद है 4 वे ना। तो इसमें से 4 में से 1 एटीपी कहाँ पर यूज हुआ, फर्स्ट पद में, है ना। दूसरा 1 एटीपी किस में यूज हुआ, थर्ड स्टेप में, याद हुआ, थर्ड में हुआ कि नहीं। तो 1 एटीपी फर्स्ट में यूज हो गया, जो हम कह रहे थे ना कि शुरुआत में ग्लूकोज प्लस एटीपी, असल में इसी में बने हुए एटीपी थे। 4 में से 2 तो ऑलरेडी यूज हो गए, 4 में से 2 ऑलरेडी यूज हो गए कि नहीं। तो बचे कितने, नेट गेन, 4 में से 2 घटा दो तो नेट गेन कितने हुए, ओनली 2 एटीपी। तो ओनली 2 एटीपी मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस्ड इन ग्लाइकोलिसिस, ये है निचोड़, ठीक है। बने भले 4, रटोगे जब 4 ही तो बने, 4 में से 2 यूज हो गए फर्स्ट और थर्ड में, तो बचे कितने, 2। तो नेट गेन जो होता है ना आपको ग्लाइकोलिसिस में, वो सिर्फ 2 एटीपी का होता है। क्लियर हुआ। अब ध्यान रखना, ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी का नेट गेन हुआ, लेकिन आपको याद है कहीं पर किस पद में, याद करो किस पद में आपके बने थे NADH2, किस पद में बने थे, ये बने थे 6वें पद में, याद है 6वें पद में 2 NADH2 भी तो बने थे। अब मैं आपको समझाऊं, 6ठे पद में बने थे ना, 6ठे पद में 2 NADH2 बने थे। आप क्या जानते हो, यही NADH2, एक अणु NADH2 का, एक अणु, यहाँ तो 2 बने हैं, और एक अणु NADH2 का जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाता ना ETS में, तो मालूम आपको 3 एटीपी देता है। कितना देता है, 3 एटीपी। तो 2 अणु बने हैं इसके, तो दूसरा भी तो ऐसे ही देगा, दूसरा भी तो ETS में जब जाएगा तो 3 एटीपी देगा। तो कुल कितने एटीपी बन गए यहाँ, 6 एटीपी, 6 एटीपी। आपको मालूम बच्चों, ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH2 मॉलिक्यूल बनते हैं, और एक NADH2 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जब ये जाता है 3 एटीपी देता है। तो यहाँ तो 2 बने हैं, तो 6 एटीपी हो गए ना। तो कुल मिला के अगर मैं कहूँ ग्लाइकोलिसिस में नेट गेन तो 2 ही एटीपी का हुआ ना, 2 एटीपी नेट गेन हुआ, लेकिन 2 NADH2 बनने के कारण 6 एटीपी और बनेंगे यहाँ पर। तो कुल मिला के ये 8 एटीपी हो गए। क्योंकि हम ये कहते हैं ना, आप कहोगे आपने तो कहा था ग्लाइकोलिसिस में 2 ही एटीपी बनते, बिल्कुल 2 ही बने, 2 ही तो बने। हम ये कह रहे हैं ये 6 एटीपी ग्लाइकोलिसिस में नहीं बने, ये 6 एटीपी आगे चल करके बनेंगे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा। लेकिन क्योंकि ये 6 एटीपी 2 NADH2 से बने ना, जो ग्लाइकोलिसिस में प्रोड्यूस हुए, इसलिए हम टोटल ऐसे कह रहे हैं कि ग्लाइकोलिसिस में कुल 8 एटीपी बनेंगे। ठीक हो गया। अब हमने तो पूरे ग्लूकोज का जब फॉर्मूला लिखा था, याद करो, ग्लूकोज के फॉर्मूले में आपने क्या लिखा था, ये देखिए, ग्लूकोज के फॉर्मूले में आपने लिखा था C6 एस्ट्रल O6 एक मॉलिक्यूल, तो यहाँ 38 एटीपी, तो 38 में से 8 तो बन गए, 30 और रह गए। तो बस यही तो देखना हमने कि 30 वो कहाँ बनेंगे। तो ये हो गया खत्म आपका ग्लाइकोलिसिस। आपने देखा सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड, ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है, कोशिका द्रव्य होती है, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, और ग्लूकोज के एक अणु से 2 पारिक अम्ल बन जाते हैं। तो ये रट लेना।